सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें सिर्फ हम सोचते नहीं हैं, बल्कि उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हर दिन आपके लिए एक मौका है अपने सफर को और होलो एंजाइम तो जो सिग्मोइडल प्लॉट आता है सबस्ट्रेट और वेलोसिटी के अगेंस्ट, तो वो क्या इंडिकेट करता है? कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा है? Vmax अनचेंज रहता है और Km इंक्रीज हो जाता है, बल्कि नॉन कॉम्पिटिटिव में Vmax डिक्रीज हो रहा है। सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें सिर्फ हम सोचते नहीं हैं, बल्कि उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हर दिन आपके लिए एक मौका है अपने सफ़र को और मजबूत बनाने का। तो चलिए शुरू करते हैं ओपन एमसीक्यूज़ के साथ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लीशा वाशने। स्वागत है आप सभी का ओपन एमसीक्यूज़ पर टेक्सो अकेडमी में। जैसे कि सभी जानते हैं, हम डेली अपडेट लेते हैं आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। तो आज हम लोग फिर से यहाँ पर मैं बायोकेमिस्ट्री का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आज का टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, देन हम उसके एमसीक्यूज यहाँ पर कवर करेंगे। टॉप 10 एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो एंजाइम्स आपके एक बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटलिस्ट जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, और बायो का मतलब होता है जो चीज़ आपकी बॉडी के अंदर हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो। तो एंजाइम्स जो होते हैं आपके एक तरीके से बायो कैटलिस्ट होते हैं, जो सारे के सारे प्रोटीन्स के बने हुए रहते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन केस रहता है, दैट इज आरएनए का राइबोजाइम। उसके अलावा जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स के बने हुए रहते हैं। इसका मेन मकसद होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना। चलिए, तो बिना देरी करे हम लोग शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ होलो एंजाइम इज। तो होलो एंजाइम क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो जब भी एंजाइम्स के हम लोग पार्ट पढ़ते हैं तो दो ही पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड में एक प्रोटीन पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ये सभी को पता है। प्रोटीन पार्ट को हम लोग एपो एंजाइम कहते हैं। एपो एंजाइम अगर सिंगल यूज़ किया जाए तो उसको कोई काम नहीं है, लेकिन जब आपका यहाँ पर नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसको हम लोग कोफैक्टर बोलते हैं, अगर उसके साथ हम लोग एपो एंजाइम को मिला देते हैं तो होलो एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। और होलो एंजाइम की अगर हम लोग बात करेंगे तो यही ऐसा है जो कि आपका यहाँ पर फंक्शन करता है। ठीक है, क्या करता है? ये फंक्शन करता है। फंक्शन से याद आ गया, यहाँ पे ऑप्शन है आपके फंक्शन यूनिट, एपो एंजाइम, को एंजाइम और ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सो होलो एंजाइम क्या है? आपका फंक्शनल यूनिट है, एपो एंजाइम है, को एंजाइम है, या सभी है? अगर देखा जाए तो एपो एंजाइम, जब को एंजाइम और एपो एंजाइम आपस में मिल जाते हैं तभी होलो एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये तो पार्ट है ना। तो होलो एंजाइम क्या है? यस, करेक्ट ऑप्शन इज 1, दैट इज फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट आपका क्या है? होलो एंजाइम है। सो होलो एंजाइम आपका एक कैटेगरिकली एक्टिव एंजाइम है, जिसमें आपका एपो एंजाइम और यहाँ पर नेसेसरी कोफैक्टर्स जो कि आपका नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये दोनों मिलकर आपका होलो एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आपका एक्टिव पार्ट होता है, फंक्शनल यूनिट है। यही आपका ऐसा है जो फंक्शन यहाँ पर करता है। ठीक है, तो इसेंशियली देखा जाए तो ये आपका कंप्लीट फंक्शनल फॉर्म है एंजाइम की, रेडी टू कैरी आउट होता है और बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस करने के लिए ये काम आता है। तो जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जितनी भी बॉडी के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन का इंक्रीमेंट हो रहा है, एनहांसमेंट हो रहा है, वो कौन कर रहा है? वो सारे के सारे होलो एंजाइम कर रहे हैं। सो अगर आप लोग मानोगे तो ये क्या है? एपो एंजाइम है, ये कोफैक्टर है, और मिलकर क्या बना रहा है? ये फंक्शनल यूनिट बना रहा है, दैट इज होलो एंजाइम। क्लियर हो गया होगा? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम्स विच आर प्रोड्यूस इन इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो इनएक्टिव फॉर्म में क्या प्रेजेंट है लिविंग सेल के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन है आपके पेपेन, लाइसोसाइम, एपो एंजाइम या प्रो एंजाइम। जो इनएक्टिव फॉर्म है, जो इनएक्टिव फॉर्म है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। सो ऑप्शन है आपके पेपेन, लाइसोजाइम, एपो एंजाइम और प्रो एंजाइम। ठीक है, सो लिविंग सेल्स हैं और वो इनएक्टिव नेचर के हैं। करेक्ट ऑप्शन जल्दी से गैस करिए, देन हम लोग इसका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं विद एक्सप्लेनेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज प्रो एंजाइम। यस, प्रो एंजाइम, जिसको हम लोग जाइमोजाइन के नाम से भी जानते हैं, जाइमोजेंस। ठीक है, तो जाइमोजेंस के नाम से आप लोग जानते होंगे कि ये जाइमोजेंस हैं जो क्या करते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, और जैसे ही इसमें कोई एंजाइम आता है उसको क्या करता है? एक्टिव फॉर्म करने का काम करता है। एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म है, बाद में आपका नीड होता है किसी एंजाइम की मदद से, जब जाके वो एक्टिव होता है, उसको हम लोग प्रो एंजाइम्स या जाइमोजेंस के नाम से जानते हैं।
इनएक्टिव प्रिकर्सर है किसका, एंजाइम का। बायोकेमिकल चेंजेस चाहिए होता है जब इसमें पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर टूटता है, तभी जाकर वो एक्टिव होता है, तभी जाकर वो आपकी क्या करता है, रिएक्शन शो करता है। पेपेन जो है आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन था, पेपेन मेनली आपके पपाया में प्रेजेंट होता है, एंजाइम है, एक्टिव एंजाइम है। लाइसोजाइम की बात करें तो ये आपका लाइसोजाइम है, जो ये आपके एक्टिव एंजाइम है जो बैक्टीरियल सेल वॉल का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। एपो एंजाइम के बारे में बताया, ये भी इनएक्टिव फॉर्म होता है, लेकिन ये कोफैक्टर्स के इनएक्टिव प्रोटीन पार्ट है, ये क्या है, प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। तो ये आपका कोफैक्टर की जरूरत होती है इसको एक्टिव होने के लिए। तो दिस इज द ऑप्शंस। तो इन सभी के बारे में आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज प्रो एंजाइम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फिशर लॉक एंड की मॉडल ऑफ द एंजाइम एक्शन इम्प्लाइज दैट। तो फिशर का लॉक एंड की मॉडल के बारे में तो सभी को यहाँ पर पता ही होगा, ठीक है। तो वो क्या बताते हैं, फिशर का लॉक एंड की थ्योरम जो कार्ल फिशर ने दिया था, उसका यहाँ पर आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी सेम एज लॉक एंड की होती है। लॉक क्या है, यहाँ पर एंजाइम है, एंड जो की है यहाँ पर क्या है, वो आपका सबस्ट्रेट है। तो जब जैसे हर एक की लॉक के लिए उसकी जो की होती है वो स्पेसिफिक होती है, वैसे ही हर एक एंजाइम के लिए उसका सबस्ट्रेट क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। सो क्या इंप्लाइज करता है ये मॉडल, तो ऑप्शन है आपके, द एक्टिव साइट इज कॉम्प्लीमेंट्री इन शेप टू दैट ऑफ सबस्टेंट ओनली आफ्टर इंटरेक्शन। क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, जो क्वेश्चन है यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि आपके क्वेश्चन में ही आंसर होता है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है। एक्टिव साइट जो है कॉम्प्लीमेंट्री होती है, शेप जैसी जो एक्टिव साइट है, क्योंकि जो आपका यहाँ पर एंजाइम है उसकी जो साइट है जिस पर जाके सबस्ट्रेट बाइंड होता है, उसी को हम लोग एक्टिव साइट बोलते हैं। एक्टिव साइट बिल्कुल सबस्ट्रेट की कॉम्प्लीमेंट्री शेप होती है, तभी जाकर वो जुड़ेगा सबस्ट्रेट्स के या सबस्टेंस के। सिर्फ और सिर्फ इंट्रैक्शन के बाद, नो, दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। द एक्टिव साइट इज कॉम्प्लीमेंट्री इन शेप टू दैट सबस्टेंस, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर, यस। सबस्टेंट आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। सबस्टेट चेंजेस कन्फर्मेशन प्रायर टू एक्टिव साइट इंटरेक्शन। क्या सबस्टेट अपने आप ही चेंज कर लेता है अपनी स्ट्रक्चर को, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। एक्टिव साइट इन फ्लेक्सिबल एंड एडजस्ट टू सबस्ट्रेट। उनका कहने का मतलब है कि जो फ्लेक्सिबल है एक्टिव साइट और अपने आप सबस्ट्रेट के थ्रू ये एडजस्ट हो जाती है। ये कार्ल फिशर ने नहीं कहा था, ये इंड्यूस्ड थ्योरी के थ्रू कहा गया था कि जो आपका सबस्ट्रेट है, जो एक्टिव साइट है, वो फ्लेक्सिबल है, सबस्ट्रेट के थ्रू वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। ये कार्ल फिशर ने नहीं कहा था। कार्ल फिशर ने कहा था कि जो आपका सबस्टेंस है, सबस्ट्रेट है, वो उसकी शेप जैसा ही होना चाहिए एक्टिव साइट की, तभी जाकर वो जुड़ेगा, जैसे लॉक और की होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अगर एक्सप्रेशन देखेंगे तो एक्टिव साइट इज कॉम्प्लीमेंट्री इन शेप टू दैट ऑफ सबस्ट्रेट, नॉट आफ्टर इंटरेक्शन, बिफोर इंटरेक्शन, ओके। फिशर जो लॉक एंड की मॉडल है, उन्होंने क्या बताया कि जो एंजाइम है वो रिजिड स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि लॉक होता है वो रिजिड है, उसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलती है एक्टिव साइट की। बस उसकी जो सबस्ट्रेट है उसको इतना ध्यान में रखना है कि वो एक्टिव साइट की कॉम्प्लीमेंट्री शेप हो, ठीक है, जैसे कि आपका लॉक में जाकर फिट हो जाता है। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि एंजाइम क्या है, आपका यहाँ पर लॉक है, सबस्ट्रेट यहाँ पर आपकी की है, लॉक की कॉम्प्लीमेंट्री शेप है, जहाँ आपस में जुड़ गया, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बनाया, एंड देन जाकर आपका क्या हो गया, रिएक्शन बन गया। तो लॉक एंड की मॉडल आपका रिप्रेजेंट करता है एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन, ठीक है। पहले ही हमारा तभी ये जुड़ेगा जब जाकर इसकी कॉम्प्लीमेंट्री शेप होगी, अगर आफ्टर इंटरेक्शन हो जाएगा तो जुड़ेगा ही नहीं ना वो। तो ये बताया था किसने, कार्ल फिशर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिग्मोइडल प्लॉट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एस वर्सेस रिएक्शन वेलोसिटी में इंडिकेट। तो जो सिग्मोइडल प्लॉट आता है सबस्ट्रेट और वेलोसिटी के अगेंस्ट, तो वो क्या इंडिकेट करता है, माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स करता है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग करता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटिंग करता है, या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, जल्दी से इसको दिमाग में सोचिए, ठीक है, अपने आप को टेस्ट करिए और कमेंट बॉक्स में सारे के सारे आंसर लिखिए, देन आपको पता चलेगा कि आप कितना पानी में हो। सो सिग्मोइडल प्लॉट जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यहाँ पर बताई है, वो रिएक्शन बताता है वेलोसिटी के अगेंस्ट, यहाँ पे आपका सिग्मोइडल कर्व बताता है, वो क्या बताता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, दैट इज कोऑपरेटिव बाइंडिंग, यस कोऑपरेटिव, दिस इज द सिग्मोइडल ग्राफ, ठीक है। तो सिग्मोइडल करेक्ट कर्व जो है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग की, जहाँ पर जो बाइंडिंग हो रही है एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की हो रही है एंजाइम के साथ, वो किस चीज़ पे अफेक्ट कर रहा है, उसकी एफिनिटी पर,
किस पर अफेक्ट कर रहा है, उसकी एफिनिटी पर सबस्ट्रेट की बाइंडिंग की, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नॉन लीनियर इंक्रीमेंट हो रहा है रिएक्शन वेलोसिटी के साथ। वो किस में बताता है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग में बताता है। आई होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम एक्टिविटी इनिबिशन। सो इनिबिटर की बात है, हमें हमेशा नहीं चाहिए प्रोडक्ट, कभी कभी क्या होता है किसी चीज़ की वजह से हमें उसको रोकना भी पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनिबिटर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि ड्रग्स होते हैं ना, वैसे आपके इनिबिटर्स होते हैं जिसकी वजह से हमें वहाँ का प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो 3 टाइप के होते हैं। अगर रिवर्सिबल की बात करें, रिवर्सिबल के 2 टाइप के होते हैं वैसे, रिवर्सिबल की बात करें तो कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव। रिवर्सिबल की बात हो रही है तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर जो होते हैं वो क्या इनिबिट करते हैं, जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो Vmax, आपने माइकलिस एंड मेंटन में पढ़ा होगा। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है मैक्सिमम वेलोसिटी, एक होता है माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम लोग Km के नाम से डिनोट करते हैं। क्या होता है वहाँ पर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स में, Vmax इंक्रीज हो जाता है, Km इंक्रीज हो जाता है, Km डिक्रीज हो जाता है, या कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव एंजाइम इज रिड्यूस्ड, ठीक है। सो क्या यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन है? जल्दी से दिमाग चलाइए और सोचिए क्या आंसर करेक्ट हो सकता है। रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स की बात हो रही है। सो द करेक्ट ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव एंजाइम इज रिड्यूस। कंसंट्रेशन ऑफ Vmax एक ही बात है ना, तो Vmax यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव एंजाइम जब रिड्यूस होगा तो जाहिर सी बात है Vmax वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। कॉम्पिटिटिव में क्या हो रहा है, Vmax अनचेंज रहता है और Km इंक्रीज हो जाता है, बल्कि नॉन कॉम्पिटिटिव में Vmax डिक्रीज हो रहा है, Km अनचेंज रह रहा है, जबकि अनकॉम्पिटिटिव में दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं। इसको आपको याद रखना है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो ये डायरेक्ट प्लॉट है, ये डबल रेसिप्रोकल प्लॉट है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइसो एंजाइम्स क्या है? केमिकली, इम्यूनोलॉजिकली एंड इलेक्ट्रोफोरेटिकली डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं एंजाइम्स के। डिफरेंट फॉर्म होते हैं एंजाइम्स सिमिलरिटी इन ऑल प्रॉपर्टीज, कैटलाइजिंग डिफरेंट रिएक्शंस, हैविंग द सेम कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर लाइक द एंजाइम्स। सो एंजाइम्स क्या है, आइसो एंजाइम्स क्या है? आइसो का मतलब सेम, आइसो का मतलब देखा जाए तो सेम एंजाइम्स। तो मीनिंग क्या बना है इसका? तो आइसो एंजाइम्स क्या है? केमिकली, इम्यूनोलॉजिकली और इलेक्ट्रोफोरेटिकली डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं एंजाइम्स की, डिफरेंट फॉर्म्स होती है एंजाइम की, सिमिलर इन ऑल प्रॉपर्टीज, जिसमें आपके केमिकल प्रॉपर्टीज भी आ जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आ जाएगी। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1, यस, केमिकली, इम्यूनोलॉजिकली एंड इलेक्ट्रोफोरेटिकली। ये क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग फॉर्म्स होती हैं किसकी, एंजाइम्स की, दैट इज आइसो एंजाइम्स। आइसो एंजाइम्स जो है डिफरेंट वर्जन है सेम एंजाइम के, अलग अलग वर्जन, ठीक है, डिफरेंट वर्जन है सेम एंजाइम के। जैसे कि फादर मदर है, उनके जितने भी 4 to 5 किड्स हैं, तो वो क्या है, डिफरेंट एंजाइम्स हैं। पेरेंट तो एक ही है लेकिन क्या है, एंजाइम डिफरेंट है। तो आइसो एंजाइम डिफरेंट वर्जन है किसके, सेम एंजाइम के, जो प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट जीन से, और स्लाइटली डिफरेंट स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है इसमें, जिससे क्या होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटीज डिफरेंट होती है, और इलेक्ट्रोफोरेटिकली मोबिलिटी भी यहाँ पर डिफरेंट होती है। आप देख सकते हो जीन ए का यहाँ पर अलग है, जीन बी का यहाँ पर अलग है, जीन सी का यहाँ पर अलग है, जीन डी का यहाँ पर अलग है। सेम एंजाइम होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट जीन से बने हुए यहाँ पर एंजाइम्स हैं। प्रॉपर्टीज, ज़्यादातर प्रॉपर्टीज सेम होती है, लेकिन केमिकली, इम्यूनोलॉजिकली एंड इलेक्ट्रोफोरेटिकली केमिकल जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइन-वीवर वर्क प्लॉट रेसिप्रोकल इज रिलेटेड टू। तो माइकलिस मेंटन पता है सभी को, वैसे ही लाइन-वीवर वर्क प्लॉट, जब आपका कांस्टेंट वैल्यू को पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तब लाइन-वीवर वर्क प्लॉट आपका आया था, जो आपका हाइपरबोलिक जो कर्व था उसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल था। दैट्स वाई लीनियर ग्राफ के लिए यहाँ पर लाइन-वीवर वर्क डबल रेसिप्रोकल प्लॉट के बारे में बताया गया। सो वो क्या रिलेट करता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को, एंजाइम एक्टिविटी को, टेम्परेचर को, या दोनों को, ठीक है। सो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को भी कर सकते हैं क्योंकि माइकलिस मेंटन में भी वही था, एंजाइम की एक्टिविटी को भी डिनोट करता है, बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर को तो नहीं करता। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ 1 and 2, यस। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड एंजाइम एक्टिविटी ये दोनों ही रिलेटेड होते हैं किसमें, लाइन-वीवर वर्क डबल रेसिप्रोकल प्लॉट में, ठीक है। तो लाइन-वीवर डबल रेसिप्रोकल प्लॉट क्या कहता है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बताता है और एंजाइम की एक्टिविटी को भी यहाँ पर बताता है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। माइकलिस मेंटन इक्वेशन का क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, उसका क्या है, रिवर्स है। तो 1/v हो जाता है उसका वेलोसिटी का, और किसके अगेंस्ट, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। बिल्कुल माइकलिस एंड मेंटन है, बस उसका क्या है, रिवर्स है। माइकलिस एंड मेंटन भी किसके बारे में बताता है, सबस्ट्रेट की रिएक्शन के बारे में, वेलोसिटी के बारे में बताता है, बिल्कुल सेम। एंजाइम की एक्टिविटी भी बता रहा है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी बता रहा है, क्या, लाइन-वीवर वर्क प्लॉट।
आगे बढ़ते हैं। द पीएच ऑप्टिमम फॉर सलाइवरी अमाइलेज इज, सलाइवरी अमाइलेज आपका बॉडी में आपका एंजाइम होता है, उसका ऑप्टिमम पीएच कितना होता है? सो द ऑप्शन इज 6.6 टू 6.8, 2.0 टू 7.5, 7.9 और 8.6। तो आपको पीएच सभी को याद रखने हैं, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये प्रीवियस ईयर में भी, तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है कि जो आपका ऑप्टिमम पीएच है वो कितना होना चाहिए अलग अलग एंजाइम्स के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1, दैट इज 6.6 टू 6.8। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे एंजाइम्स के पीएच के बारे में बताया है। पेप्सिन जो पेप्टाइडल बॉन्ड सबस्ट्रेट होता है, इसका जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो ज़्यादातर एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि स्टमक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 1.5 टू 2.0 इसका यहाँ पर पीएच रहता है। शुक्रेज की बात करेंगे जिसका सबस्ट्रेट शुक्रोज है और ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है विद द ऑप्टिमम पीएच 6.2। अमाइलेज की बात करेंगे तो सबस्ट्रेट है अमाइलोज, इसका ऑप्टिमम पीएच है 6.7 टू 7.0 और ये इसके जो लोकेशन है वो है पेनक्रियाज। यूरियस की बात करेंगे तो यूरिया में प्रेजेंट होता है, न्यूट्रल है, 7.0 है, लिवर में प्रेजेंट होता है। ट्रिप्सिन की बात करेंगे तो सबस्ट्रेट है पेप्टाइड बॉन्ड, 7.7 टू 8.0 बेसिक नेचर का होता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। लाइपेज की बात करेंगे तो लिपिड्स है, बेसिक नेचर का है, 8 है इसका पीएच और पेनक्रियाज में ही ये प्रेजेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What happened to an enzyme when it is exposed to extreme pH and temperature? तो याद रखिएगा कि जो भी एंजाइम है उसके लिए स्पेसिफिक पीएच और स्पेसिफिक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है जिसको मैं ऑप्टिमम बोलती हूँ। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच की यहाँ पर ज़रूरत होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, खाना बनाने से रिलेट कर लेना। कैसे? खाना अगर कम पकाओगे तो कच्चा रह जाएगा, ज़्यादा पकाओगे तो जल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे याद रखना है, कम पीएच या कम टेम्परेचर दोगे तो फुल रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ज़्यादा दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम दोगे तो इट बिकम मोर एक्टिव, ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, खाना ज़्यादा अच्छा बनेगा। अगर ज़्यादा पकाओगे तो ऐसा तो नहीं होता। इट अंडरगो डीनेचुरेशन, खाना जल जाएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है। इट बाइंड परमानेंटली टू सबस्ट्रेट, क्या परमानेंटली उसके ऊपर बना रहेगा? नहीं, हम आसानी से उसे हटा सकते हैं। इट प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। तो ये दोनों तो ऑप्शन मुझे करेक्ट नहीं लग रहे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज इट अंडरगो डीनेचुरेशन। यस, जल जाएगा खाना, ठीक है। तो इट अंडरगो डीनेचुरेशन। तो एंजाइम स्पेसिफिक टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पर, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पर बेस्ट वर्क करता है, ठीक है। तो इसलिए उनका यहाँ पर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर, तो अगर हम लोग रेजिंग टेम्परेचर करेंगे स्पीड अप हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि जल्दी रिएक्शन हो जाती है ना, अगर हम कोई चीज़ पका रहे हैं तो अगर हमने उसको यहाँ पर बॉयल कर दिया, जैसे कि किसी चीज़ को हम लोग घोल भी रहे हैं, मिला भी रहे हैं, तो अगर उसका टेम्परेचर रेज कर देंगे तो जल्दी से रिएक्शन हो जाती है, आपने देखा होगा। तो रेजिंग करने से स्पीड अप तो हो जाती है और लोअरिंग टेम्परेचर करने से रिएक्शन शुरू हो जाती है। लेकिन एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर देने से क्या होगा, वो जल जाएगा, खाना जल जाएगा। वैसे ही यहाँ पर आपका एंजाइम अपनी शेप को यहाँ पर लूज कर देगा, उसकी शेप यहाँ पे बिगड़ जाएगी, जिसको हम लोग डीनेचुरेशन हम लोग बोलते हैं, और एंजाइम अपना वर्क करना स्टॉप कर देगा। जैसे टेम्परेचर के साथ होता है वैसे ही पीएच के साथ होता है। इसके लिए भी ऑप्टिमम पीएच की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर कम पीएच दे रहे हैं ऑप्टिमम से तो स्लो रिएक्शन हो जाएगी, और अगर ज़्यादा देंगे तो वो भी डीनेचर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच एंजाइम इज यूज इन द क्लॉटिंग ऑफ मिल्क, ठीक है। मिल्क को क्लॉट करते हैं ना हम लोग, तो इसमें कौन सा एंजाइम लगता है जिसकी वजह से आपका चीज़ का प्रोडक्शन होता है। चीज़ सभी ने खाई होगी ना, चीज़ का पिज़्ज़ा भी खाया होगा। तो चीज़ का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किस मिल्क के किस एंजाइम की वजह से हो रहा है? पेप्सिन की वजह से, रेनिन की वजह से, ट्रिप्सिन की वजह से, या अमाइलेज की वजह से? कौन सा यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट है? जल्दी से दिमाग में सोचिए कौन सा ऐसा एंजाइम है जो मिल्क में प्रेजेंट होगा और वो चीज़ का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड, इट इज रेनिन। यस, रेनिन करता है, प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल है क्लॉटिंग मिल्क के लिए, चीज़ प्रोडक्शन के, जिसको हम लोग काइमोसिन के नाम से भी जानते हैं। आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, काइमोसिन भी है, इसको हम लोग रेनिन के नाम से जानते हैं। ये एंजाइम आपका एक प्रोटीएज एंजाइम है, प्रोटीन से बना है। स्पेसिफिकली ये टारगेट करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। मिल्क में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करता है, जिसको हम लोग कापा कैसिन के नाम से जानते हैं। ये कोएगुलेशन प्रोसेस यहाँ पर करता है, मिल्क को क्लॉट करने का काम करता है। काइमोसिन जो होता है मोस्ट कॉमन एंजाइम है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। पेप्सिन और बहुत सारे माइक्रोबियल और प्लांट डेराइव्ड प्रोटीएसेस भी यहाँ पे एम्प्लॉय किए जाते हैं। जल्दी से इसको देख लीजिए, रेनिन जिसको काइमोसिन या पेप्सिन बोलते हैं, मिल्क कोएगुलेशन करता है। लैक्टेस
यहाँ पर क्या करता है, लैक्टोज रिप्रोड्यूस करता है वे प्रोडक्ट्स को, पेप्टाइडेज क्या करता है, चीज़ राइपनिंग करता है, हाइड्रोलिसिस करता है वे प्रोटीन को, लाइपेज क्या करता है, फ्लेवर को एनहेंस करता है और चीज़ को राइपनिंग करने में हेल्प करता है। तो ये सारा था आपका जो जो एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं मिल्क में और वो क्या क्या फंक्शन करते हैं, ये सब यहाँ पर बता दिया है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप सो आप सभी को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में